everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept। मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 7 लेकर के आया हूँ। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। मेरे पास कुछ अप्लायंसेज है ना, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये जो है और जूसर सेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब जूस हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आखिर काम कैसे करता है, तो इसमें एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम पूरे दैनिक जीवन में जितने भी सराउंडेड है वो कुछ ना कुछ वैसा अप्लायंस है, जैसे कि फैन हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर मशीन हो गया, ये सारा चीज किससे डील करता है, तो ये सब चीज में एक कॉमन चीज है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इसका मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में किस प्रकार से काम करता है और ये है क्या, इसका उपयोग क्या है, ये देखने जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक क्या है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसे भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हैं कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं मोटर में, तो वही क्या काम करता है मोटर, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है टू परफॉर्म पार्टिकुलर वर्क्स, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड इन फैंस में, वॉशिंग मशीन, जूसर इटीसी, इसका मतलब एप्लीकेशंस हो गए। अब हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे मोटर के वर्किंग के केस में होता है। देखिए It works on the principle that rectangular coil placed in magnetic field, है ना, and current is passed through it, then force act on this coil and thus it rotate the coil। कहने का सेंस क्या है कि आप ये देख रहे हैं जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं और इसे करंट पास होता है तब क्या होता है, इस पे एक फोर्स लगता है और वही फोर्स क्या करता है, मोटर को रोटेट करता है, ठीक है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। मोटर है क्या, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है कि जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और करंट पास करेंगे तब उस पर फोर्स लगता है और जिसके कारण क्या होता है, मोटर वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो मोटर में जो कंसिस्ट करता है वो सबसे पहले आपका हो गया मैग्नेट, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये जो हो गया मैग्नेट है आपका। दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, देख रहे हैं ABCD क्या है, कॉइल हो गया। स्प्लिट रिंग, यहाँ पे नाम ही बता रहा है स्प्लिट रिंग, ठीक है। तो ये रिंग है स्प्लिट यानी कि टूटा हुआ, यानी दो भाग में बट गया, यह स्प्लिट रिंग हो गया। इसका जो काम होता है वो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। दूसरी बात कार्बन ब्रशेज, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है B1 एंड B2 से हम रिप्रेजेंट किए हैं। और आ जाइए फिर बैटरी, ठीक है। तो ये सारा चीज जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर में रिक्वायर्ड था, मैग्नेट, कॉइल हो गया ABCD जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, स्प्लिट रिंग देख लीजिए, कार्बन ब्रश, ये क्या होता है, संपर्क बना करके रखता है टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि करंट यहाँ पे रेगुलर बहता रहे। अब आ जाइए ये काम कैसे करता है देखते हैं, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तब समझ में आएगा। एकदम बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे बैटरी से जो कनेक्टेड है ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से B1 ब्रश के द्वारा स्प्लिट रिंग S1 से ABR में प्रवेश किया। यहाँ सबसे बड़ा जो रोल होता है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद रखना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मेन कॉन्सेप्ट आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ही है। इसी के आधार पे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हम जानते हैं कि जब हम अपना लेफ्ट हैंड का, है ना, लेफ्ट हैंड का फोर्थ फिंगर, है ना, फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब परस्पर लंबवत होना चाहिए तीनों का। इस प्रकार से कि आपका जो फोर्थ फिंगर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड
को रिप्रेजेंट करेगा, और मिडिल फिंगर जो है वो करेंट को रिप्रेजेंट करता है, और थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। ये बात जानना बहुत जरूरी है। यही बेस पे आप क्या करोगे, मोटर किस प्रकार से काम करता है आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, here current is following through the brush B1 by a split ring S1 to the arm AB, है ना, ब्रश B1 के जरिए, है ना, स्प्लिट रिंग S1 के द्वारा AB आर्म में प्रवेश करता है। एक और बात है, देखिए हम बताए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेरा वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ में प्रवेश करता है ना। तो नॉर्थ से साउथ में जब ये प्रवेश करता है तो कहने का सेंस था क्या कि ये तो कुछ ना कुछ तो फोर्स जरूर लगाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जब एक फोर्स किस किस में काम करता है, जब कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कंडक्टर जब परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तब उस पर फोर्स काम करता है, और दूसरा पैरेलल के केस में काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ जो देखिए परपेंडिकुलर को मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से हो रहा है, और करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्रकार से, यहाँ पे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे फोर्स काम करता है। जबकि बात करेंगे बीसी साइड और एडी साइड पर, तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। ठीक है, वही बात को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया है। देखिए, due to magnetic field lines will produce the external magnetic field lines produced from north pole and in and south pole. Very good, है ना, समझ रहे बात को? मतलब कहने का सेंस क्या है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकल के साउथ पे इन कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही नॉर्थ से निकल करके साउथ पे इन करता है, तब एबी पे क्या करोगे आप, है ना, एबी एंड सीडी। देखिए यहाँ पे करंट किसके द्वारा जा रहा है, एबी आर्म के द्वारा, और वापस किसके द्वारा आ रहा है, सीडी के द्वारा। तो जब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें फोर्स काम करता है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए, साउथ पोल विल एक्ट अ फोर्स ऑन द आर्म एबी एंड सीडी बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों यहाँ पे फोर्स काम करेगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, देयर विल बी नो फोर्स ऑन बीसी एंड डीए। देख रहे हैं, अभी हम बताए थे बीसी एंड डीए या एडी, इसमें फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ जो करंट पास हो रहा है वो पैरेलल डायरेक्शन में है। किसके पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल हो जाता है तब फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे तभी फोर्स लगाएगा जब ये परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देखिए, दे आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसलिए यहाँ पे बीसी एंड डीए पे कोई फोर्स नहीं लगा। अब आ जाइए, नाउ यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। अब आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पे। जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, जिसमें आपका फोर फिंगर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दूसरा बात देखिए, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, और थंब जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स देख रहे हैं यहाँ पे, जब आप लगाइएगा परपेंडिकुलर करके, तो थंब जो रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसमें जो एबी पे जो फोर्स काम कर रहा है वो इनवर्ड काम करता है। देखिए वही लिखे हैं, the four finger represent magnetic field, middle finger represent current and thumb representing the direction of force which is inward। यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो इनवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे आइए, अगेन अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पर तो हम लोग देख लीजिए कि ये नीचे की ओर लग रहा है फोर्स, है ना। कैसे पता लगा है फोर्स कहाँ काम कर रहा है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, क्योंकि थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से, कि ए जो फोर्स काम कर रहा है वो इनवर्ड काम कर रहा है। आगे आ जाइए, अगेन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑन द आर्म सीडी। अब यही रूल आप किस पे लगाओगे? इसमें लगाएंगे, किस पे? जाकर के आर्म सीडी पे। तो आर्म सीडी पे जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर भी वही है, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि आउटवर्ड है ना, इधर की ओर काम करेगा। ठीक है, तो जब इधर की ओर काम करेगा, क्योंकि देखिए इस प्रकार से आप परपेंडिकुलरली रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्स है ना आउटवर्ड की ओर, माने उठा हुआ बाहर की ओर करेगा, और एबी पे काम कर रहा था इनवर्ड, है ना, याद रखिएगा एबी पे इनवर्ड है, और इस पे कैसा काम कर रहा है? आउटवर्ड काम कर रहा है। तो ये जो इनवर्ड काम कर रहा है और आउटवर्ड काम कर रहा है, देखिए द थंब रिप्रेजेंटिंग और डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज आउटवर्ड, बाहर की ओर है। नाउ हियर कपल क्रिएटेड, कहने का मतलब कपल कैसे क्रिएट होता है? तो देखिए एबी पे भी क्या है, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ है, ए जो मैग्नेट है तो सेम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, अमाउंट ऑफ करंट भी सेम है,
तो फोर्स स्वाभाविक है कि एकदम बराबर होगा, तो इतना इधर से उतना ही फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या है, दोनों एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में। देख रहे हैं आपको, एक एबी पे इनवर्ट काम कर रहा है, एकदम यही नोट करना है। जब है ना आर एबी पे क्या हम लगाए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तब हम लोगों ने देखा कि वहां पे फोर्स इनवर्ट काम कर रहा है। और जब हम यही रूल लगाए जाकर के किसके कौन से पर, तो CDR पे, तो आउटवर्ड की ओर काम कर रहा है। तब यहाँ पे देख रहे कॉपुल क्रिएट हुआ, वो क्या करता है, उसको रोटेट करता है। ठीक है, एज द हाफ रोटेशन कंप्लीट, जब हाफ रोटेशन होगा, तो हाफ रोटेशन से पहले एक टर्म आता है जिसे देखिए कहीं ना कहीं ए जो है ना इस प्रकार से सीधा हो जाएगा, और वहां पे क्या होगा कि कार्बन ब्रश से इसका क्या होता है कि संपर्क टूटता है। ये जो बीच में जब आएगा ना, तो संपर्क टूटता है। तो आखिर जब संपर्क वहां पे टूट रहा है, तो वहां पे तो कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, तब तो मोटर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां होने के बाद जैसे बीच में इसका पोजीशन लिखिए, जब हम इसका बीच में मिडिल पोजीशन लेंगे, तो ये क्या होगा, एक समय आएगा जब एक ब्रश से इसका संपर्क टूटता है। तो ब्रश से संपर्क टूटने के बाद भी ये क्या होता है कि मोटर नसते रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आपने 9th क्लास में न्यूटन का नियम पढ़े होंगे। न्यूटन का नियम था पहला जो हम लोग पढ़े होंगे जाकर के, एवरी बॉडी वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट, है ना, मतलब कोई भी वस्तु है वो अपना स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक बाहरी कोई फोर्स काम नहीं करता है, तब तक वो अपना अवस्था मेंटेन करना चाहता है। सेम टू सेम यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रोटेशन काम करता है। ठीक है, हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया ऑफ रोटेशन काम करता है, और इसके वजह से वहां पे संपर्क टूटने के बाद भी उसको नचाता है। ठीक है, अगर ऐसा होवे, है ना, तब तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, मोटर बनने का भी प्रिंसिपल ही काम नहीं करेगा। तो वहां पे जो काम करता है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन, वही काम करता है, जिसकी वजह से संपर्क ना रहने के बाद भी, है ना, माइंड में तो खटकता है ना कि ठीक है आप तो बोल रहे हो S2 S1 यहाँ पे स्प्लिट रिंग है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उसका लिंक खत्म हो रहा है, तो आखिर तब भी कैसे काम करता है, तो वहां पे इसीलिए इनर्शिया ऑफ रोटेशन के कारण काम करता है। समझ गए बात को। अब आइए, अब हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, है ना, एज द हाफ रोटेशन कंप्लीट क्वाइल रीएस्टैब्लिश, है ना, क्वाइल क्या करता है, फिर से रीएस्टैब्लिश होता है। तो यहाँ तो साइड चेंज हो जाएगा, AB के साइड पे CD आ जाएगा, CD के साथ AP आ जाएगा, यानी B आ जाएगा। देखिए, एज द हाफ रोटेशन कंप्लीट हियर अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, क्वाइल रीएस्टैब्लिश हो गया, और फिर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा। तभी देख रहे हैं ऑन अप्लाइंग, है ना, क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑन द आर्म CD पे जब लगाएंगे तो इसका जो अप डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, क्योंकि करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसको पुट करोगे, थंब क्या है, इनवर्ड, अंदर की ओर। यहाँ पे AB पे सिमिलरली BA पे आप लगाओगे, यहाँ पे अभी कैसा हो गया, इनवर्ड हो गया, और इस पे कैसा काम कर रहा है, आउटवर्ड काम कर रहा है। तो फिर से इसको रोटेट किया, फिर से एक संपर्क में आएगा जहां पे क्या है, उसका सर्किट ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बावजूद भी लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन पे चलता रहेगा, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन के कारण ये मेंटेन करते रहता है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू। और ये क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया है वो लगातार होते जाता है, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो काम करता है। थैंक यू।